स्टार्ट रिकॉर्डिंग भी हो गया। तो जो टेक्स्ट बुक होगा दैट इज इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। बाय डीजे ग्रिफिथ, डेविड जे ग्रिफिथ है ना। तो ये बुक हम फॉलो करेंगे इस कोर्स में। लास्ट टाइम भी ये कोर्स मैंने ही पढ़ाया था और इसी बुक को हमने फॉलो किया था। तो ये बुक आपको सॉफ्ट में भी मिल जाएगा, मतलब नेट पे अगर आप गूगल कर ले सो यू कैन फाइंड दिस बुक। और आप जो है इसको हार्ड फॉर्म में भी अवेलेबल है, इज अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है। बाकी ये है कि मेरा जो ऑफिस है वो डबल ई डिपार्टमेंट में है। तो नेक्स्ट वीक से तो इंशाल्लाह फिर रेगुलर होगा, फिजिकल होंगी क्लासें। तो उसमें फिर आप मतलब चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। बुक भी मैं नेक्स्ट वीक आपको दिखा दूंगा, मेरे पास उधर पड़ी हुई है ऑफिस में। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है इसमें हम क्या स्टडी करेंगे। इसमें दरअसल हम जो मॉडर्न फिजिक्स है वो स्टडी करेंगे। और मतलब स्पेसिफिकली हमारा फोकस होगा श्रोडिंजर्स इक्वेशन और उसके सॉल्यूशंस पे इन डिफरेंट फॉर्म्स। लेकिन जो पहला क्वेश्चन अराइज होता है तो वो ये है कि व्हाई क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स हम क्यों स्टडी करते हैं। इससे पहले जो फिजिक्स है उसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। क्लासिकल फिजिक्स। अच्छा, क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है उसमें आपको पता है। क्लासिकल फिजिक्स जो है उसमें हम न्यूटन्स लॉज ये चीजें हम स्टडी करते हैं। न्यूटन्स लॉज और क्लासिकल फिजिक्स मतलब आपको मशहूर इक्वेशन पता है कि फोर्स बराबर है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है। फिर आपको ये भी पता है कि हाँ, इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, m लिख लेते हैं और एक्सेलरेशन जो है इसको हम dv बाई dt के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और फिर इसी तरह मतलब इस इक्वेशन को हम फोर्स बराबर है मास टाइम्स, और डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं x से रिप्रेजेंट कर लूँ तो वेलोसिटी इज द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। x जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, x जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास मतलब एक वेल नॉन इक्वेशन है क्लासिकल फिजिक्स में। अब ये आपको पता है कि हाँ, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इसी को बेशक हम इस तरह भी लिख सकते हैं f माइनस mass टाइम्स d स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर, और मतलब ये 0 के बराबर है। और सो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अपना एक सॉल्यूशन भी होगा।
और जो सोल्यूशन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब मतलब जो भी इसका सोल्यूशन आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर एक सबसे सिंपलेस्ट केस आप अज्यूम कर ले कि फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी है, लेट मी से देयर इज सम व्हीकल, ठीक है, और वो गाड़ी जो है वो चल रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब जो वेलोसिटी है वो दरअसल में कांस्टेंट है, यहाँ पे इस केस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है कि देयर इज नो एक्सेलरेशन, और इसका ये मतलब हुआ कि गाड़ी जो है वो मतलब ना उसकी स्पीड चेंज हो रही है और ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ गाड़ी आगे चल रही है। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ गाड़ी आगे की तरफ चल रही है तो इसका मतलब ये है कि जो इंजन का अप्लाइड फोर्स है और जो फ्रिक्शन फोर्स है, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। मतलब एक इंजन का फोर्स होगा इस पे, इफ इंजन, ठीक है, और एक जो है फ्रिक्शनल फोर्स है, एफ फ्रिक्शनल, मतलब इंजन का फोर्स आगे की तरफ है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ है, और ये दोनों फोर्सेस जो है ये आपस में बराबर है, फोर्स ऑफ द इंजन बराबर है फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन की। तो तभी जाके ये जो गाड़ी है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ मूव कर रही है। सो द नेट फोर्स इज जीरो, मतलब जो नेट फोर्स है इट इज जीरो, क्योंकि वेक्टर एडिशन हम करते हैं और एक वेक्टर जो है इस तरफ है, इंजन का फोर्स लेट मी से इस तरफ है, तो जो दूसरा फोर्स है वो इसके एंटी पैरेलल है, तो लिहाजा जब ये अपोजिट है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो जो नेट फोर्स आएगा वो जीरो हो जाएगा। और इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम फिर जो इक्वेशन है इसको हम, मतलब इक्वेशन ये है ना, f माइनस एम डी स्क्वेयर एक्स टी स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। तो जब फोर्स जीरो है तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, मतलब माइनस फिर ये जीरो हो जाएगा, दिस थिंग विल बिकम जीरो, और this equation will become d square x by dt square is equal to 0. तो अगर ये गाड़ी जो है सिर्फ along x एक्सिस जा रही हो, x एक्सिस इज देयर, तो फिर ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसको हम स्मॉल x पे रिप्लेस कर सकते हैं, d square x by dt square is equal to 0. तो ये एक इंतहाई सिंपल सा सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एंड द क्वेश्चन इज कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी को पता है कि इसका क्या, अच्छा किसी को है पता कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, मतलब इंतहाई सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई बता सकता है? अच्छा आवाज मेरी आ रही है सबको? सर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा। नहीं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सर मैं भाई कैलकुलस बता रही हूँ। अच्छा सर इफ देखिए with respect to
t डेरिवेटिव है ना नीचे, हाँ बिल्कुल। तो विद पहली रिस्पेक्ट बात तो ये या है तो कि फिर जीरो आ जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, देखे मतलब x इसका पोजीशन है ना जो कि चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो गाड़ी है इसका पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो गाड़ी लेट मी से अभी यहाँ पे है, इसे ये ओरिजिन है और पोजीशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी गाड़ी यहाँ पे होगी, अज्यूम कर ले कि ये 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अगर गाड़ी जा रही है तो 1 सेकंड बाद यहाँ पे होगी, मतलब x इज इक्वल टू 5 पे, 2 सेकंड बाद x इज इक्वल टू 10 पे होगी और इस तरह ये गाड़ी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो मतलब हर सेकंड में ये 5 मीटर का फासला कवर करेगी ईच एंड एवरी सेकंड, और एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो मतलब अगर x इज अ फंक्शन ऑफ t, क्या कर ले, मुझे मतलब पोजीशन शो कर ले गाड़ी का, x इज अ फंक्शन ऑफ t। ये फंक्शन है दरअसल में, फंक्शन ऑफ टाइम। इस तरह हम लिखते हैं ना, f इज अ फंक्शन ऑफ t। ठीक है, तो गाड़ी की जो पोजीशन है, क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज हो रही है, इज चेंजिंग विद टाइम, तो हम ये कह सकते हैं कि पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब गाड़ी की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो लिहाजा इसकी जो पोजीशन है ये टाइम पे डिपेंड करती है। टाइम 0 पे वो 0 पोजीशन पे होगा, t इज इक्वल टू 1 पे ये यहाँ पे 5 मीटर के फासले पे होगा, t इज इक्वल टू 2 पे ये 10 मीटर के फासले पे होगा। सो इट्स पोजीशन इज changing with respect to time. So this means कि x is a function of time. ठीक है, और x कैसा फंक्शन है? अब गाड़ी की जो हरकत है, इसकी मोशन है, वो मोशन नेचर के कुछ कवानीन के अंडर हो रही है। ठीक है, मतलब कायनात में अल्लाह ने कुछ उसूल डाले हैं, कुछ कवानीन रखे हैं, और उन कवानीन के तहत ये मोशन होती है। इस तरह नहीं है कि ये रैंडम कोई फिनोमेना है। तो जब ये कुछ लॉस के अंदर ये मोशन हो रही है, तो वो लॉस कौन से हैं? वो न्यूटन के लॉस हैं। और मतलब वो न्यूटन ने डिस्कवर किए थे कि F इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। और फिर उसको जब हमने स्टेप बाय स्टेप उसमें सब्स्टिट्यूशन की, तो हम यहाँ पे आ गए कि F इज इक्वल टू, मतलब इस इक्वेशन पे हम आ गए, F इज इक्वल टू मास टाइम d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव। और जब फोर्स 0 हो तो मतलब दिस इक्वेशन विल टेक इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, और वो ये है, और एक डायमेंशन में भी मोशन हो रही है। तो x किस तरह का फंक्शन ऑफ टाइम है? तो x मतलब कई शक्लें इसकी हो सकती है। इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर दिस इक्वेशन। इसको मैं अगर इक्वेशन 1 कहूँ तो इन जनरल मतलब x कुछ भी हो सकता है। x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब ये भी एक फंक्शन है। लेट मी से sin of t, sin of t, t is a function, इस तरह exponential function of time, e raised to the power t, या x is a function of time इस तरह है कि t square है। ठीक है, मतलब ये किसी भी शक्ल में हो सकता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये मोशन किसी कानून के तहत हो रही है, किसी इक्वेशन के तहत हो रही है, तो हम x का ऐसा फंक्शन लेंगे कि वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले। ये जो है ये दिस इज एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन। और इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि जब आप इसमें सब्स्टिट्यूशन करोगे, मतलब x को जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे और उसका फिर डबल डेरिवेटिव लोगे, तो आपके पास 0 आना चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं इस तरह एक फंक्शन ले सकता हूँ, मतलब मैं ऐसा फंक्शन लूंगा, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पे भी बेशक आप लिख सकते हैं x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम,
कि जब उसका हम डबल डेरिवेटिव ले तो हमारे पास 0 आ जाए। ठीक है, तो अब ये फंक्शन, ये भी एक पॉसिबल सोल्यूशन है। मतलब इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं, एक पॉसिबल सोल्यूशन ये भी है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और लेट मी से ये बराबर है 5t के। ठीक है, तो अब जरा आप 5t इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर ले। डबल डेरिवेटिव ऑफ 5t, देखिए एक दफा आप d बाई डी टी 5t का लें, मतलब x ऑफ t की, तो ये इससे आ जाएगा 5, और इसका जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, इसका भी डेरिवेटिव आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ 5 इज 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप सबको पता है 0 है। तो मतलब ये इसका एक सोल्यूशन है। मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जब इसको हम डालते हैं इस इक्वेशन में तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। मतलब 5 इज x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू 5t, ये बराबर है, मतलब जब इसका डबल डेरिवेटिव हम लेते हैं तो ये 0 बन जाता है। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। एक बंदा ये भी कह सकता है कि ये भी तो इसका एक पॉसिबल सोल्यूशन है। x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, लेट मी से 70, बिल्कुल ये भी एक सोल्यूशन है। और इस तरह ये भी एक सोल्यूशन है 500 टाइम्स ऑफ t इस इक्वेशन का। ठीक है, इसको भी आप जरा इस इक्वेशन में डाल लें तो फिर भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो इट मींस कि ये भी इसका एक पॉसिबल सोल्यूशन है। या इन जनरल अगला बंदा, हाँ अगला बंदा फॉर एग्जांपल ये भी कह सकता है, अच्छा पहले इसको जरा जनरलाइज कर दें। तो एक पॉसिबल सोल्यूशन, मतलब एनी कांस्टेंट c टाइम्स t, c इज सम कांस्टेंट, यहाँ पे कोई भी नंबर आप डाल लें तो स्टिल इट विल बी सोल्यूशन। आप यहाँ पे वेयर c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, बेशक कॉम्प्लेक्स नंबर भी डालोगे सोल्यूशन आएगा। तो all of these will satisfy 5t, 70t, 55t, all these equations satisfy the equation. But अगला बंदा ये कह सकता है कि ये भी तो पॉसिबल है कि हम ये करें x of t बराबर है 7t plus 5, तो ये भी तो इसका सोल्यूशन है। बेशक आप ये उसमें डाल लें, मतलब इसका डबल डेरिवेटिव आप ले, एक दफा डेरिवेटिव लेंगे x प्राइम का मतलब ये है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो आप सबको पता है कि 7 आ जाएगा इससे, और दूसरी दफा डेरिवेटिव लेंगे तो इससे 0 आ जाएगा। तो इट मींस दिस आल्सो सेटिस्फाइज द इक्वेशन। इस तरह मतलब अगर आप ये ले 7t plus 15, so that is still a solution, इसका भी डबल डेरिवेटिव 0 है। So in general जो सोल्यूशन बन जाता है वो कुछ इस तरह होगा, x of t ct और प्लस b, b is some constant, c is some constant, ठीक है, आप कुछ भी लेटर्स कांस्टेंट के लिए यूज कर सकते हैं। So this is the general solution. This is the general solution. बिल्कुल ये बात ठीक भी है, दिस इज द जनरल सोल्यूशन। लेकिन फिजिकली अगर हम देख लें तो ये तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जनरल सोल्यूशन हो गया। हमारे पास जो स्पेसिफिक सिनारियो है वो ये है, ठीक है, और इस स्पेसिफिक सिनारियो में हम कुछ चीजें देखते हैं, और वो क्या चीजें हैं जो यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं, वो ये है कि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जब टाइम 0 है तो पोजीशन भी 0 है। टाइम 0 पे
जो ऑब्जेक्ट है इसका पोजीशन 0 है, ठीक है। x है टाइम 0 इज 0, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं कि वो 0 पोजीशन पे है टाइम 0। चूंकि ये बात हम देख रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 8 t is equal to 0, x of t 0 is 0, मतलब पोजीशन भी 0 है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जब हम t 0 करते हैं इस इक्वेशन में तो हमारे पास 0 आ जाता है, और हम यहाँ पे मतलब जब हम इस इक्वेशन में t0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x ऑफ t0 0 है, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और b भी 0, तो b इज इक्वल टू 0। एक कांस्टेंट हमने फाइंड कर दिया कि ये 0 है। अब अगली लेट मी से मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है कि t इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है, या लेट मी से मैं ये कहता हूँ कि टाइम 0 पे इसकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड, मतलब ये ऑलरेडी चल रहा है। जब ये यहाँ से क्रॉस हो रहा था पोजीशन 0 से, तो इसकी जो वेलोसिटी थी वो यहाँ पे 0 थी। मैं कह सकता हूँ कि जो वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 0, और वेलोसिटी आपको पता है बराबर है dx by dt। तो dx by dt एट t इज इक्वल टू 0, इस टाइम पे जो डेरिवेटिव है that is 5, सॉरी, velocity at time 0 is 5 meter per second। ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो इसका ये मतलब है कि ये मेरे पास एक दूसरी कंडीशन आ गई, और आपको मैथ्स में पता होगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस के कोर्स से आप लोगों को ये इल्म होगा कि इस तरह की चीजों को हम इनिशियल कंडीशंस कहते हैं। तो दूसरा एक इनिशियल कंडीशन तो ये था कि पोजीशन 0 है टाइम 0 पे, और दूसरा ये है कि वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। सो लेट मी यूज दिस वन। तो मैं इस कंसेप्ट को इक्वेशन 2 पे अप्लाई करता हूँ। तो अप्लाई ऑन इक्वेशन 2, इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, मतलब यहाँ पे इस कंडीशन में डेरिवेटिव है पोजीशन फंक्शन का, तो dx by dt जो है ये c, और दूसरा वो b का डेरिवेटिव 0 है, और dx by dt 5 के बराबर है, लिहाजा c जो है ये 5 के बराबर। अब मैंने दोनों कांस्टेंट्स फाइंड कर दिए। सो पर्टिकुलर सोल्यूशन, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स से पता होगा कि एक जनरल सॉल्यूशंस होते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशंस के, और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशंस होते हैं। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर दिस स्पेसिफिक फिजिकल मॉडल, ये जो फिजिकल सिनारियो है जिसमें गाड़ी जा रही है, नेट फोर्स 0 है और वेलोसिटी और वो सारी चीजें गिवन है, तो इसके लिए जो सोल्यूशन बनेगा x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, c की वैल्यू अब इस जनरल सोल्यूशन में आप क्या कर ले, 5 कर ले, यहाँ पे इसमें c को 5 कर ले और b को 0 कर ले, ये बन जाएगा 5t। So this is the particular solution. x of t is equal to 5t, ठीक है। ये हमारे पास मतलब न्यूटन लॉज यूज करते हुए इस मॉडल के लिए हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया, ठीक है। और ये सोल्यूशन हमें शो करता है, इट शोज द पोजीशन
shows the position. आवाज आ रही है? सर आ रही है, यहाँ से अगेन बता दें। x t इक्वल टू 5 Yes, sir. के सर ये समझ X is नहीं आया हाँ सर, ये X t कहाँ से आया? हाँ, मतलब आपको क्या प्रॉब्लम है यहाँ में? ये हाँ सर मुझे समझ नहीं आया कि आप x ऑफ t किया है, तब आपने साथ t लगाया है जब हम हाँ ओके सर। अच्छा देखें, डिफरेंशियल इक्वेशंस का कोर्स आप लोगों ने पढ़ा है? नहीं सर, नहीं पढ़ा। नहीं डिफरेंशियल पढ़ा अभी तक? यस सर, वो नहीं या? पढ़ा। अच्छा, और लास्ट टाइम तो मैंने जब स्टूडेंट से पूछा था, मेरे ख्याल में वो कुछ कह रहे थे कि पढ़ रहे हैं इस दफा, या पढ़ा है, कुछ कह रहे थे। सर जी नेक्स्ट सेमेस्टर में हमारे। अच्छा यार, आप लोग तो मैथ्स वाले हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ये कोर्स पढ़ाया जाता है सेकेंड सेमेस्टर में। हाँ बिल्कुल, तो आपको तो अभी तक खैर पढ़ना चाहिए था। सीनियर्स ने पढ़ा था और आप लोगों ने नहीं पढ़ा, या उन्होंने भी नहीं पढ़ा होगा? उन्होंने भी नहीं पढ़ा सर, 5 सेमेस्टर में आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। सर जी अच्छा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, डबल ई में सेकंड सेमेस्टर में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाते हैं। हाँ, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आप उधर से आए हैं, डब्ल्यू से? नहीं सर, वो हॉस्टल में स्टूडेंट्स है ना, तो उधर से पता चल जाता है थोड़ा बहुत। तो आप लोगों ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़े? वो पढ़ी है सर लास्ट सेमेस्टर में। वो तो पढ़ते हैं। तो वही है ना डिफरेंशियल इक्वेशंस, अल्लाह के बंदो। ये क्या है? ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये देखिए, ये जो इक्वेशन है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यस सर। और मजीद अगर आप वो करना चाहे तो क्या है, सेकंड ऑर्डर लीनियर और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और आपको पता है कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन हमको सॉल्व करना पड़ता है, और उसके सॉल्यूशन का ये मतलब होता है कि जब वो हम इस इक्वेशन में डालेंगे f की जगह या x की जगह, आप लोगों ने यहाँ पे y देखा होगा, आप बाज दफा स्टूडेंट्स यहाँ पे y लिखते हैं ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर या डी स्क्वायर एफ बाई डी टी स्क्वायर, लेकिन ये मैटर नहीं करता इधर जो भी हो, लेकिन ये एक फंक्शन होना चाहिए। तो x इज अ फंक्शन, ठीक है। तो ये एक तो मतलब हम क्या करते हैं, जनरल प्रोसेस क्या होता है? जनरल प्रोसेस यही होता है कि हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर दें तो हमें जनरल सोल्यूशन मिल जाता है, और फिर अगर इनिशियल कंडीशंस गिवन हो तो उसके मुताबिक उस जनरल सोल्यूशन में हम सब्स्टिट्यूशंस करते हैं और कांस्टेंट्स फाइंड करते हैं, और उससे हमें एक पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाता है। तो ये सारा प्रोसेस जब मैंने किया तो यहाँ पे मेरे पास एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। और ये जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है ये हमें क्या शो करता है इस गाड़ी के केस में, मतलब इस पर्टिकुलर केस में, इस केस में, तो ये हमें गाड़ी की पोजीशन शो करता है। इट शोज द पोजीशन ऑफ व्हीकल एट एनी टाइम। ठीक है, तो ये मतलब पर्टिकुलर सोल्यूशन में जब फाइंड कर रहा था तो मैंने कंडीशंस इसमें डाल दी ना, कि टाइम 0 पे x 0 है तो वो मैंने यूज़ किया, तो उससे b की वैल्यू फाइंड हो गई। फिर टाइम 0 पे वेलोसिटी 5 है तो उसको यूज़ करते हुए c की वैल्यू मैंने फाइंड कर दी। और जब c 5 होगा और b 0 होगा तो 5 यहाँ पे लगाए और b की जगह 0 लगाए, तो यू विल गेट दिस इक्वेशन।
अच्छा, यहाँ तक ये क्लियर है? जी सर। यस सर, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे मतलब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आप, ये तो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए, एक खास मॉडल के लिए मैंने न्यूटन्स इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, न्यूटन सेकंड लॉ का जो इक्वेशन है। अब ये जो पोजीशन है, ये जो इक्वेशन मुझे मिली है न्यूटन सेकंड लॉ से, इससे मैं किसी भी टाइम के लिए ये बता सकता हूँ कि इस टाइम पे गाड़ी कहाँ पर होगी। ठीक है, ये इसकी खूबसूरती है कि इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है। प्रेडिक्टेबिलिटी, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये गाड़ी t इज इक्वल टू 10 पे कहाँ होगी, 10वीं सेकंड पे कहाँ होगी, कहाँ पर होगी। इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूशन कर ले, x t को 10 पे रिप्लेस कर ले, तो आपको 50 मिल जाएगा, मतलब 50 मीटर इस जगह पे ये होगी, 50 मीटर जो फासला है वहां पे होगी। आप एक साल की बात की, मतलब आप अगर अज्यूम कर ले कि गाड़ी में तेल खत्म नहीं होगा और ये चलती रहेगी, अगर यही कंडीशंस हो, तो फिर आप इवन मतलब 10 घंटे बाद की पेशेंटगोई भी कर सकते हैं कि ये गाड़ी 10 घंटे बाद कहाँ पर होगी। ठीक है, अगर मतलब ये हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि कोई हादसा और इस तरह की चीज़ें नहीं है, मतलब वो जब आएगी डेफिनेटली उसके लिए इक्वेशंस ही चेंज हो जाएगी। तो जहाँ तक ये इक्वेशन होगा तो इसके मुताबिक हम पेशेंटगोई कर सकते हैं। तो जो न्यूटन्स लॉज की एक खूबसूरत बात है वो ये है कि इसके ज़रिए हम प्रेडिक्टेबिलिटी कर सकते हैं। ठीक है, प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अब से 1 घंटे बाद ये गाड़ी कहाँ पे होगी। ठीक है, और ये एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डिटर्मिनिस्टिक, जो क्लासिकल फिजिक्स है वो डिटर्मिनिस्टिक है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है कि इसमें प्रोबेबिलिटीज नहीं होती बल्कि एक डिटरमाइंड वैल्यू होती है। एक तो ये है कि आप प्रोबेबिलिटी के बुनियाद पे बात कर लें, और ये कहें कि एक डिटर्मिनिस्टिक बात होती है कि इस गाड़ी की पोजीशन एग्जैक्टली इस जगह पे होगी एग्जैक्टली इतने टाइम के बाद। ठीक है, या मतलब t इज इक्वल टू 10 पे इसकी पोजीशन एग्जैक्टली 50 होगी। तो ये सारे जो प्रेडिक्शंस हैं ये हम विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉस कर सकते हैं। तो मतलब ये चीज़ें फिर इस्तेमाल भी होती है, जिस तरह मतलब सूरज ग्रहण है या चांद ग्रहण है, तो आपने देखा होगा कि आप 100 साल तक उसकी पेशेंटगोई या उससे भी ज़्यादा सैकड़ों सालों में, हज़ारों सालों में आप पेशेंटगोई कर सकते हैं कि आज से 1 साल बाद सूरज ग्रहण इस मुल्क में, इस जगह पे, इस टाइम होगा। ठीक है, तो जिस तरह पाकिस्तान में लेट मी से सूरज ग्रहण 2022 में इस डेट को इस टाइम होगा, इस तरह चांद ग्रहण इस टाइम को इस मुल्क में होगा। ठीक है, तो आप कई साल आगे की पेशेंटगोई भी कर सकते हैं। तो ये एक क्लासिकल फिजिक्स की एक खूबी है कि आप इसके ज़रिए काफ़ी दूर की पेशेंटगोई कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आपके पास एक मैथमेटिकल मॉडल हो। ठीक है, तो मतलब जिस तरह लेट मी से सूरज है, ठीक है, इसे यहाँ पे सूरज है, ठीक है, सन, और यहाँ पे ज़मीन है, अर्थ। ठीक है, और ये ज़मीन जो है ये रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में, और जो चांद है, जो मून है, वो ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करती है। ठीक है, जरा
तो डेफिनेटली जो चांद होगा उसका ट्रेजेक्ट्री सूरज के गिर्द भी बनेगा, क्योंकि ये जो ज़मीन है ये सूरज के गिर्द भी चक्कर लगाती है इस तरह, ठीक है। तो जब ये मून चांद है ये जब दरमियान में आ जाए सूरज और अर्थ के, इसको हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं, सूरज ग्रहण। मतलब सूरज पूरी तरह से फिर हमें नजर नहीं आता जब दोनों के दरमियान में आ जाए, ठीक है। फिर से ये सूरज यहाँ पे, चांद यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी कंट्रीज होंगे उनको ये विजिबल नहीं होगा, तो लिहाजा जब हम कहेंगे कि ये लूनर इक्लिप्स है, सोलर इक्लिप्स है। इस तरह ये भी पॉसिबल है कि जब जमीन यहाँ पे होगी, इसे अर्थ इज हियर, गर्मियों का महीना है, ठीक है, सूरज गर्मी के महीने में करीब आ जाता है, और इस दौरान जब सूरज यहाँ पे है, लेट मी से जो चांद है वो यहाँ पे है, तो अब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ गई, सो दिस इज कॉल्ड लूनर इक्लिप्स। चांद फिर सही नहीं आएगी, लूनर इक्लिप्स। अब इस मॉडल में क्या होगा कि जो इसके इक्वेशंस होंगे, तो ये पेशेंटगोई किस तरह होती है, पेशेंटगोई इस तरह होती है कि इसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में तीन चीजों का पोजीशन होगा। पोजीशन ऑफ सन, इस मैंने सन से डिनोट कर दिया इसका पोजीशन। अगला पोजीशन होगा अर्थ का, जमीन का, ई, और एक्स ऑफ मून, पोजीशन ऑफ मून। और इस पे हम फिर क्या करेंगे, न्यूटन लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है, और एक इक्वेशन बनेगी, और जब उस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमें एक्स, पोजीशन ऑफ सन तो फिक्स्ड है, पोजीशन ऑफ अर्थ इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और पोजीशन ऑफ मून इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये हमें मिल जाएगी। और उस बुनियाद पे हम फिर देख सकते हैं कि कब लूनर इक्लिप्स होगा और कब सोलर इक्लिप्स होगा। तो ये खूबी जो है ये न्यूटन्स लॉज में है, या क्लासिकल फिजिक्स में ये स्ट्रेंथ है कि इसके जरिए आप डिटर्मिनिस्टिक वो कर सकते हैं। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब ये है वो फिजिक्स जो कि क्वांटम से पहले है, या आप कह सकते हैं कि जिसमें हम न्यूटन्स लॉज यूज करते हैं, उसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। अब यहाँ तक तो बात बिल्कुल सही है, मतलब जो न्यूटन्स लॉज है उसके जरिए हम प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, और हमें पता चल सकता है कि आज से मतलब एक खास टाइम के बाद सिस्टम किस स्टेट में होगा, या सिस्टम की क्या पैरामीटर्स होगी, वो सारी पेशेंटगोइयां हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉज। लेकिन अब मसला ये है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सिनारियो काफ़ी मुख्तलिफ हो जाता है, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम जाते हैं, या माइक्रोस्कोपिक से भी नीचे एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो वहाँ पे जो सिचुएशन है वो काफ़ी मुख्तलिफ है, सिचुएशन इज डिफरेंट। वहाँ पे आप ये काम फिर नहीं कर सकते कि आप पेशेंटगोई कर लें, या मतलब पेशेंटगोई तो आप कर सकते हैं लेकिन डिटर्मिनिस्टिक पेशेंटगोई आप नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली एक पार्टिकल इस जगह पे होगा, ये पेशेंटगोई आप
उसमें नहीं कर सकते। और वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी मुख्तलिफ इस लिहाज से है कि उधर सब एटॉमिक लेवल पे ऐसे फिनोमेनाज आ जाते हैं, ऐसे मतलब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस आ जाते हैं कि वो आप न्यूटन्स लॉ से एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। आप ये मतलब उनकी एक्सप्लेनेशन आप न्यूटन्स लॉ से नहीं कर सकते। और फॉर एग्जांपल उसकी अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं तो वो न्यूट्रॉन्स इंटरफेरेंस है, या लेट मी से इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस या न्यूट्रॉन इंटरफेरेंस। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप लें और आप ये एक्सपेरिमेंट कर लें, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं, ये हम देखेंगे आगे। यहाँ पे लेट मी से ये कोई स्क्रीन है और यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन्स शूट कर लें, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स मतलब यहाँ इन दो स्लिट से पास हो, तो यहाँ पे जो पैटर्न बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे स्ट्राइक होते हैं तो जो पैटर्न बनता है वो कुछ यूं होता है। और इसका मतलब ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बम्बार्ड हो गए और ये यहाँ से पास हो गए और इस तरह यहाँ से, ठीक है, और जब यहाँ पे स्ट्राइक होते हैं इस स्क्रीन पे, तो कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे इस कर्व की पीक कम है, वहाँ पे बिल्कुल कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाते। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हिट होते हैं इस एरिया में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन हिट नहीं होता, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब फिर से थोड़े कम इलेक्ट्रॉन हिट हो जाते हैं, यहाँ पे उससे थोड़े कम, यहाँ इन जगहों पे कोई इलेक्ट्रॉन हिट नहीं होता, इस तरह यहाँ पे कम हो जाते हैं। अब ये बिहेवियर जो है ये लाइट का बिहेवियर है, मतलब ये खूबी जो है ये लाइट की एक खूबी है या वेव फिनोमिना की खूबी, क्योंकि जब हम लाइट को इस तरह गुजारते हैं से, यहाँ पे अगर दो स्लिट्स हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसको हम कहते हैं, और यहाँ से कोई टार्च आप लें से मोनोक्रोमेटिक लाइट है, तो वो लाइट जब यहाँ पे स्ट्राइक होती है और आगे पीछे पर्दा लगा हुआ है, स्क्रीन लगा हुआ है, तो उसका जो बिहेवियर है वो इस तरह होगा, ठीक है। और इस बिहेवियर का मतलब ये है कि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लाइट की हो गई, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टिव है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव है। आपको पता है कि जब मतलब जब पीक ट्रफ के साथ मिल जाए तो उसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, और जिस तरह मतलब +5 और -5 से आपको 0 मिलेगा यहाँ, और जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वहाँ दोनों +5 होंगे, 10 मिल जाएगा आपको। तो इस तरह का फिनोमिना लाइट में होता है। अब लाइट जो है ये वेव है, लाइट इज अ वेव। जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पार्टिकल्स है। मतलब ये तो नहीं होता कि आप किसी स्क्रीन पे पत्थर फेंके और बाद जगहों पे पत्थर एक दूसरे को कैंसिल करे और बाद जगहों पे वो रिइंफोर्स कर ले एक दूसरे, ठीक है। तो
ऐसा पार्टिकल इस तरह से नहीं होते। अगर मतलब कुछ पार्टिकल्स है, कुछ पार्टिकल्स को यहाँ से गुजरना चाहिए था, कुछ को यहाँ से, और दो जगहों पे आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते, बाकी जगहों पे इस तरह का पैटर्न आपको नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। जबकि ये जो इंटरफेरेंस की खूबी है, ये वेव की खूबी है। साउंड वेव्स हो गए या लाइट वेव्स हो गए या ओशन वेव्स हो गए, ये उनकी खूबी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हाँ, इलेक्ट्रॉन्स ने इंटरफेरेंस क्यों कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स की इंटरफेरेंस क्यों अकर हो गई? इसकी कोई एक्सप्लेनेशन हमारे साथ क्लासिकल फिजिक्स में नहीं है। इस फिनोमेना को हम क्लासिकल फिजिक्स से बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ऊपर का फिनोमेना है। तो लिहाजा इसी तरह काफी सारे फिनोमेना से, मतलब जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे तो काफी चीजें आपको इस तरह मिल जाएगी कि वो बिल्कुल आपके अक्ल के खिलाफ होगी, या आपके जो इंट्यूशन है उसके खिलाफ चीजें इसमें आपको मिलेगी। मतलब इसमें ये पॉसिबल है कि लेट मी से दो गाड़ियां जा रही है, बज़ाहिर ये बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है, लेकिन इसमें ये पॉसिबल है कि लेट मी से दो गाड़ियां जा रही है, एक इस तरफ से एक इस तरफ से, और वो गाड़ियां मतलब एक दूसरे में से पास हो जाए, इस तरह बिल्कुल एक दूसरे में से पास हो जाए, और एक गाड़ी इधर आ जाए, अगली गाड़ी इधर आ जाए। ठीक है, तो ये क्लासिकल क्वांटम फिजिक्स में ये पॉसिबिलिटी है, क्लासिकल में नहीं है। इस तरह मतलब काफी सारे, अब ये तो फर्स्ट लेक्चर है हमारा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। क्वांटम मैकेनिक्स बिल्कुल हमारे इंट्यूशन के खिलाफ है, मतलब जो हम सोचते हैं जिस तरह, तो मतलब हमारा जहन उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं होता, लेकिन ये एक रियलिटी है कि होता इसी तरह है। ठीक है, मतलब ये गाड़ियां जिस तरह अब हमारा जहन नहीं मान सकता, या फॉर एग्जांपल एक दीवार हो, जैसे ये ब्रिक्स का कोई दीवार है, और यहाँ से आप कोई बाल फेंके दूसरे साइड से, और वो जो बाल है वो इससे उस तरफ जाए और फिर वापस आए, और दीवार में से होता हुआ उस तरफ जाए और फिर वापस आ जाए, ये बिल्कुल हमारा मतलब सेंस इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकता। दिस इज हाउ द नेचर बिहेव्स, और साइंसदान का काम ये है कि वो नेचर को समझ ले। ठीक है, मतलब ये है कहने का कि ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे इंट्यूशन के मुताबिक हो। ठीक है, बल्कि ज़रूरी ये है कि हमारी जो थ्योरी है वो तजुर्बे के साथ एग्री कर ले। तो जो क्वांटम थ्योरी है, इट एग्रीज विद एक्सपेरिमेंट, और जब कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट के साथ एग्री करती है तो वही जो है वो साइंस की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए वैसे मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, और अगले क्लास में इससे मुतालिक पूछूंगा भी कि किन लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्री देखी है। और ये जो डॉक्यूमेंट्री है, दिस इज अबाउट क्वांटम थ्योरी, स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ क्वांटम थ्योरी, या इस तरह कुछ है। तो मैं ट्राई करता हूँ, अगर ओपन हो जाए तो ये लाजमी आप देखिए, ये इस कोर्स का हिस्सा है, ये डॉक्यूमेंट्री देखना, ताकि आपको ये पता चल जाए ये क्वांटम
अच्छा, आप आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। आ रही है। क्वांटम थ्योरी डॉक्यूमेंट्री, हाँ ये पता नहीं आपको अब आ सकेगी इतनी ज्यादा, वो भी नेट शायद इतना स्ट्रांग ना हो। ये वैसे काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है और आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, शर्त ये कि आप अच्छा, ये नजर आ रहा है आपको? यस सर आ रही है। जी सर। ये देखिए, इसमें एक शख्स के मल्टीपल कॉपीज है ना। ये भी आप ये थ्योरी जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे पॉसिबल है। ये वैसे है बड़ी डीप कॉन्सेप्ट है इस सब्जेक्ट में, और मतलब ये दुनिया की जो साइंस है उसमें सबसे एक्यूरेट साइंस जो है वो क्वांटम थ्योरी है। इसको मैं थोड़ा फॉरवर्ड कर, ये देखिए एक पार्टिकल कई ट्रेजेक्टरीज पे जाता है, अब ये कैसे पॉसिबल है? मल्टीपल यूनिवर्सेस कैसे पॉसिबल है? मतलब बहुत ज्यादा ये एक डीप कंसेप्ट है। ये देखिए एक शख्स के मल्टीपल कॉपीज है और एक उसके मल्टीपल, मतलब इसको मल्टी यूनिवर्स थ्योरी कहते हैं। फिर तो सीआर ये जो लिंक है, मतलब खुद भी आप यूट्यूब पे वो कर ले और पूरे क्लास को ये शेयर कर दें, और उनसे आप फिर कहें ठीक कि है सर। ये क्लास में आने से पहले ये लाजमी देखें, ताकि इस कोर्स के इम्पोर्टेंस का पता एक दफ़ा आपको चल जाए तो मेरे ख्याल में आपकी इंटरेस्ट इसमें खुद ब खुद फिर डेवलप हो जाएगी। और मतलब इस रिसर्च के लिए या कायनात को समझने के लिए, जो कायनात के राज हैं, सीक्रेट्स हैं कि दरअसल दुनिया क्या है, यूनिवर्स क्या है, हम क्या है, ये पार्टिकल्स क्या है, या किस तरह चीज़ें हकीकत में क्या है, तो वो क्वांटम थ्योरी ही ये राज, ये चीज़ें आपको बता सकती है। बाकी मतलब क्लासिकल फिजिक्स इन चीज़ों तक नहीं जाता, वो आपको आगे पता चल जाएगा कि वो फिजिक्स एक पॉइंट पे आके रुक गया है। उससे आगे क्वांटम थ्योरी है जो अभी तक चल रही है, चाहे वो न्यूक्लियर बम हो, चाहे वो जितना भी फिजिक्स है, कोई भी फिनोमेना आप कंसिडर कर लें तो उसमें यही जो है क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स ही यूज होता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स इसमें एक लिहाज से समराइज किया गया है। अच्छा, तो चले ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिजिकल क्लासें मुझे पसंद होती हैं, तो फिजिकल क्लास में इंशाल्लाह फिर ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ भी सकते हैं। हाँ हाँ जी, बता।